दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे एलईसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी और ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं और आपको इन्फॉर्म देने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। हमारा मोटो आपके लिए पॉजिटिव और मोटिवेटेड न्यूज़ लेके आने का है। हमने ये चैनल स्टार्ट किया और जो वीडियो बनाने शुरू किए थे ये हमारे उन दोस्तों के लिए थे जिन्होंने जिंदगी भर यहाँ काम किया, अपना भी पैसा लगाया, दूसरों का भी लगवा दिया। मतलब जिन्होंने अपना समय भी और अपना पैसा भी इन सोसाइटीज को दे दिया और बदले में इनको मिला क्या? बदले में उनको मिला है सामाजिक बहिष्कार, समाज से गालियां, आर्थिक बहिष्कार। कहने की बात है कि जीवन नरक मिला है। कितने सपने पाल कर लोग कार्य कर रहे थे और उन पर पानी फेरने वाली इस सोसाइटी के जो लोग हैं उनको एक्सपोज करना हमारा दूसरा मोटो है। दोस्तों हम आपके साथ खड़े हैं, आप अपने और अपने परिवार के साथ हमेशा खड़े रहें। दोस्तों लगातार हमसे पूछा जाता है कि इसका वर्किंग स्टाइल क्या था। वो सारे दोस्त हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे बेचारे एजेंट्स हैं जिनको ये नहीं पता था कि ये काम कैसे करती थी। तो मैं बता देता हूं दोस्तों। आप सब जानते हैं कि एमएसएस एक्ट 2002 के अनुसार इसका लाइसेंस था। इन्होंने अपनी ब्रांचेज खोल रखी थी जिसको बाद में ये लोग क्या बोलते हैं उसको, सेवा केंद्र बोलने लगे थे। बाद में बोलने लगे थे, पहले ब्रांच ही बोलते थे, सेवा केंद्र बाद में बोलने लगे थे। और सेवा केंद्र ये तब बोलने लगे थे जब ये जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री सेंटर में बनी थी। और उसके बाद इन्होंने क्या किया था, अपने ई पॉइंट्स बना रखे थे, डिजिटल पॉइंट्स बना रखे थे जो इनके सॉफ्टवेयर में दिखते थे। ये आइडिया इन्होंने कहाँ से लिया? इन्होंने बैंकिंग सेक्टर से लिया। बैंक्स में भी आप देखते हैं ना, डिजिट्स दिखते हैं। जैसे अपनी कोई बैंक की एप्लीकेशन है, ये इतने आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, लेकिन जो बैंक के पॉइंट्स होते हैं जो डिजिट्स में दिखाई देते हैं ना, वो अकाउंटेबल होते हैं और उनको गवर्न करता आरबीआई। लेकिन इन्होंने जो ई पॉइंट्स बनाए ना, ये खुद के ही थे, खुद ही जनरेट कर लेते थे, खुद ही इनको खत्म कर सकते थे। कौन? जो सोसाइटी की मैनेजमेंट थी, चाहे वो ह्यूमन की हुई या एलसीसी हुई, इनका हेड ऑफिस तो एक ही था। पहले इन्होंने जैसे हेड ऑफिस दिल्ली में बना दिया ह्यूमन का, उसके बाद इन सबका मिला के, सातों सोसाइटी मिला के एक और हेड ऑफिस था, वो नागपुर में था। और वहां समीर अग्रवाल एंड टीम जो बैठती थी, जो बड़े बड़े लुटेरे थे वो वहीं बैठते थे। तो वो ई पॉइंट्स बना लेते थे और जैसे किसी की मेच्योरिटी पूरी होती थी तो ई पॉइंट से वो ब्रांच में ट्रांसफर कर दिए जाते थे। अगर ब्रांच के पास कैश एक्सेस है तो वो वहां से कैश इकट्ठा करके, जो उसके पास कोई रिन्यूअल बनाने के माध्यम से इकट्ठा या कोई एफडी की है वैसे आता था, उससे या तो वैसे मेच्योरिटी दी जाती थी कैश के माध्यम से कि आपकी 8,500 पकड़ लीजिए, जो ई कैश उधर से आया है उसका प्रयोग रिन्यूअल करने के लिए कर दिया जाता था। या फिर इन्होंने चेस्ट बना रखी थी, वो जो ई पॉइंट कैश आया है, इनके पास ई पॉइंट्स आए हैं, तो वो क्या करती थी, ब्रांच उठा के चेस्ट ऑफिस में भेज देती थी और चेस्ट ऑफिस से कैश मिल जाता था। अब ये पूछोगे चेस्ट ऑफिस है क्या? इन्होंने क्या किया था, हर 8-10 ब्रांच के ऊपर एक चेस्ट ऑफिस बना रखी थी, सीनियर ब्रांच बना रखी थी, जिसपे 1 या 2 करोड़ जो भी नॉन लिमिट बनाई होगी उस हिसाब से कैश रहता था। उसकी जिम्मेवारी उधर के ब्रांच मैनेजर को थी और उसको शायद कुछ एक्स्ट्रा मिलता होगा या नहीं मिलता होगा, मुझे नहीं पता है क्या फंडा था मिलने का। लेकिन जो कैश उन 10 ब्रांचेज में इकट्ठा होता था वो सारा कैश उन ब्रांच मैनेजर के द्वारा चेस्ट ऑफिस में पहुंचाया जाता था और चेस्ट ऑफिस से फिर कोई गाड़ी आती थी जो उनका पैसा उठाती थी। अब सुनने में आ रहा है कि सारा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से बाहर जाता था, लेकिन प्रोसेस यही था कि जो कैश इकट्ठा होता था वो चेस्ट ब्रांच में चला जाता था। अगर किसी ब्रांच के पास कैश की कमी हो जाती, इसको मैच्योरिटी देनी होती, तो वो चेस्ट ब्रांच से पैसा उठा भी लेते थे।
इस प्रकार का इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था। हालांकि कितने समय से ये पैसा नहीं उठा पा रहे थे या पैसा चेस्ट ब्रांच से ज़्यादा जाता था, वापस नहीं आता था, इसके अलग अलग पैमाने हैं। कोई कहता है कि कभी वापस मिला ही नहीं, कोई कहता जी मिलता था। तो टोटल वर्किंग स्टाइल इनका ये था। और ये लोगों को ऐसे ट्रेन करते थे कि आप खुद जाके अपने चेक दीजिए। जो सीनियर लोग थे ना, वो बोलते थे कि आप चेक दीजिए और अकाउंट खोल लीजिए, कहीं नहीं जाने वाली है। तो कई बार हमारे बड़े भाई रमेश जी बोलते हैं ना कि ये जो लोग थे मलाई सीनियर लोग थे, वो मिले नहीं है या उनका कोई हाथ नहीं है। तो यहाँ देखोगे ना, हर डाल पे कौवा बैठा है और इन कौवे ने ना कोई कोशिश नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो गरीब और सीधे साधे आदमी थे ना, उनको इन्होंने बहुत फंसाया। जो एजेंट्स के रूप में काम करते थे, उन पे फाइन भी लगाते थे, उनसे ये नए नए कपड़े भी खरीदवाते थे और उनको ये टारगेट पूरा करने के लिए प्रेशराइज भी करते थे। ये खुद बोलते थे लोगों को कि चेक देके आइए। मैं सही बता रहा हूँ आपको, इस प्रकार की चीजें थी। और जब परेशानी आई, सबसे पहले फोन बंद करने वाले भी ये लोग थे। फोन बंद कर लिया, फोन नहीं उठाना है। उधर से किसी को चौकी से कॉल आ रहा तो बंदा फोन नहीं उठा रहा, मैनेजर कहाँ गया पता ही नहीं। इस प्रकार के भी इन्होंने गलत काम किए हैं। हालांकि सब ऐसे नहीं है, बहुत सारे ऐसे आदमी अभी तक खड़े हैं साथ में, जिन्होंने साथ दिया अपनी पूरी टीम का। ये टीम बोलते थे उसको। और बड़े लालच दिए जाते थे कि बाइक अचीव कर ले, मोबाइल फोन अचीव कर ले। ऐसे ऑफर्स आते थे एप्लीकेशन के माध्यम से, और कई बार ब्रांड मैनेजर भी देते थे। तो टोटली वर्किंग स्टाइल इनका ये था कि हर महीने हर साल धंधे को डबल करना है। अगर हम पैसा जो हमारा आ रहा है उसको डबल करते रहते हैं तो हमारी देनदारी वहीं से निपट जाएगी और ऊपर से पैसा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जितनी पोनी स्कीम्स होती है ना, उनका यही चक्कर होता है। वो स्टार्टिंग में कुछ दिनों के लिए पैसा देते हैं और जब उनको लगता है कि देनदारी से लेनदारी कम होगी, मतलब मार्केट से पैसा कम आ रहा और देना हमें ज्यादा, तो वो अपने हाथ खींच लेते हैं। हालांकि 2024 में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिसमें कहा जा रहा है कि पैसा ऊपर से आया था, यहाँ लोगों ने खा लिया है। जो सीनियर्स लोग बैठे थे, जोनल हेड बन के बैठे थे। हरियाणा में बहुत सारी बातें सुनने को मिली, उल्टा सुल्टा बोला जाता था, लोगों को सही बातें कही नहीं जाती थी। जब एजेंट्स परेशान हो गए, ब्रांच मैनेजर परेशान हो गए, सीनियर्स के पास जाते थे तो उनको उल्टी सुल्टी बातें बताई जाती थी और कहने की बात है उनको डिमोटिवेट करके, गाली गलौज से करके भगाने की कोशिश की जाती थी कि हमारे पास ना हो, हमारे पास कुछ नहीं है। और खुद वो ये लोग असली शान बंगले में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहते थे। और ये जब भी प्रोग्राम करते थे ना, इनकी एंट्री ऐसी होती थी कि सब इनके पैरों में गिर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, अच्छे म्यूजिक सिस्टम पे गाने चल रहे हैं। और वहां आके बताते थे कि मैं तो प्लम्बर था, मैं तो ये था, आज मेरे पास 5 करोड़ का घर है, 1 करोड़ की गाड़ी है, 2 मैं गनमैन रखता हूँ। कहने के बाद इतने मैं महंगे महंगे सूट पहनता हूँ, बैंक को छुट्टियां बनाने जाते मेरे बच्चे। इस प्रकार की बातें करके ये लोग मोटिवेट करते थे कि जो फंस गए ना बेचारे, उनका दोष नहीं है। इन ठगों ने जाल ही ऐसा बुना था कि कोई भी फंस सकता था। लेकिन आज का हमारा जो मोटो था वो मैं आपको बता दिया कि कई लोग पूछते हैं ना कमेंट के माध्यम से कि पैसा जाता कहाँ था, तो पैसा ऐसे जाता था। ब्रांच जो एजेंट्स थे वो ब्रांच में कैशियर को जमा कराते पैसा, कैशियर ब्रांच मैनेजर को देता हिसाब शाम को, और वो कैश उठा के चेस्ट में जमा करा देता। चेस्ट से इनकी गाड़ी आती थी, जो पैसा कहाँ लेके जाती थी जो चेस्ट वाला ही जानता होगा या गाड़ी वाला ही जानता होगा, इससे आगे की हमें नॉलेज नहीं है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से देश से बाहर जाता था, तो ये भी हो सकता है। मैं इसे ना इसके लिए हमें भर रहा हूँ, ना इसे इनकार कर रहा हूँ, क्योंकि उसे आगे की जानकारी भी हमारे पास नहीं है। और अगर इसी ब्रांच के पास पैसे की कमी होती थी तो जो चेस्ट ब्रांचेज होती थी उनसे पैसा मिलता भी था। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों को कमेंट्स आए कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसा है, मैं लगातार आपको अपडेट करता हूँ, इस समय जरूर लगेगा, पैसा मिलेगा जरूर। आपको अपने सिस्टम पर, अपने गवर्नमेंट के लॉज पर, कानून पर विश्वास करना पड़ेगा।
हालांकि भ्रष्ट तंत्र है जिसके कारण चीजें डिले होती रहती हैं। सारा इंडिया को ही ले लीजिए, मुद्दा सुलझने वाला है लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तारीख नहीं मिल रही है। फरवरी महीने में आखिरी सुनवाई हुई थी, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई है। सारी चीजें सुलझ चुकी हैं, 8-9 हज़ार करोड़ का मैटर ही पेंडिंग है। लेकिन क्या करें, हमारा सिस्टम ही ऐसा है। यहाँ बाल की खाल तो गरीब आदमी की उतारी जा सकती है, लेकिन पैसे वाले आदमी का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। फिर भी दोस्तों बड़ी चीजें चल रही हैं। और एक और खुशखबरी मैं आपको दे देता हूं, संजय मुदगिल का नाम सामने आ रहा है कि उनको पकड़ा गया है। हालांकि अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन जिस बंदे ने बताई ना, उसने कहा कि किसी लीडर ने, जिसको लीडर बड़े लीडर को गिरफ्तार किया गया था, उसने ही गिरफ्तार करवाया और उसी के साथ अब वो सोनीपत जेल में बंद है। अब कंफर्म कौन करे भाई, ये बड़ी समस्या है। क्यों, अभी देखो SIT की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उनकी तरफ से तो कोई रिलीज की जा नहीं रही है बात, और शायद वो बताना भी नहीं चाहते हैं। और जिस बंदे के साथ अंदर बंद है वो हमें क्यों बताएंगे। लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। इन लोगों ने बड़ा लूटा है लोगों को, बड़ी गालियां दी हैं। ट्रेनिंग के दौरान ये खड़ा भी रखते थे लोगों को, बहुत प्रकार के इन्होंने एक माइंड वॉश करने का कार्य किया है लोगों का, जिससे उन्होंने आंख बंद कर इस सोसाइटीज पर और समीर अग्रवाल पर बहुत भरोसा किया। बड़ा गुणगान करते थे, समीर अग्रवाल का देवता आदमी है, ऐसा आदमी कभी नहीं मिलेगा। कैसी कैसी बातें लोग कहते थे, चाहे वो फिल्म एक्टर्स हुए या मोटिवेशनल स्पीकर हुए। आज इनकी वीडियो आप देखोगे तो कहोगे यार कैसे हैं। हालांकि मेरे सामने मैंने कभी लाइव प्रोग्राम नहीं देखा है, लेकिन जो बताते हैं लोग उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि एकदम ऐसे भगवान की तरह पेश किया जाता था कि समीर अग्रवाल तो प्रभु हैं। वो कहा भी जाता था सागा प्रभु, कहते ये तो भगवान है जो साक्षात हमारे उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं। और कहा जाता था कि 7 साल हमारे लिए काम कर लीजिए, 7 पीढ़ियां खाली बैठ के खाएंगी। तो हुआ क्या, 7 साल इनके साथ जिन्होंने काम किया है, आज उनको इतना कर्ज है कि 7 पीढ़ियां नहीं चुका पाएंगे। आज वो दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। लोगों का सामाजिक ट्रायल चल रहा है, मीडिया ट्रायल आपने सुना होगा ना, सामाजिक ट्रायल किया जाता है। लोग घर आके माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, नाना प्रकार की दबाव बनाए जा रहे हैं, प्रेशराइज किया जा रहा है, अलग अलग माध्यम से टॉर्चर किया जा रहा है। और कुछ लोग अब भी कहते हैं कि समीर अग्रवाल आएगा पैसा देगा। अरे अकल के अंधो, अब तो आके खोलो, कितनी गुलामी करोगे इन लोगों की। बातें करेंगे तो फलाना आदमी साहब करके बोलेंगे। अबे उसने तुम्हारी माँ बहन कर दी, उसको सब कुछ पता था कि सोसाइटी बंद हो चुकी है, उसने तुम्हें बताया नहीं, तुमसे नवंबर दिसंबर तक के भी पैसे लिए हैं और अब भी साफ करते रहते हो। भाई उसको अगर तुम्हारी हेल्प करनी होती तो वो तभी कर देता, तभी बता देता, या अभी कर देता, अभी पैसे दे देता, तुम्हें जरूरत है। लेकिन वो कर क्या रहा है, फोन भी नहीं उठा रहा है। उसे घर में ले जाओ तो वो 2-4 बातें जरूर बता देता होगा कोई ना कोई। तो दोस्तों छोड़ो, रियलिटी जिंदगी में जियो, सच्चाई में जियो कि आप लोगों के साथ ठगी हुई है। जितने हमारे अभिकर्ता दोस्त हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, और सच का सामना करो। पैसा आएगा कब आएगा उसका अभी कोई स्टिक जवाब नहीं दे सकता है, इसलिए अपना जीवन यापन शुरू कीजिए और आगे बढ़िए। जब भी आपको जरूरत होगी, जो योद्धा इसमें पूरा कार्य कर रहे हैं आंदोलन के माध्यम से, तब उनके साथ आप प्रेजेंट रहें, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहें। बाकी समय में आप अपना परिवार और अपने आप को संभालें। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। आज का मोटो हमारा ये था कि लगभग हर वीडियो में ये कमेंट्स आती थी कि पैसा जो आता था वो जाता कहाँ था, तो मैंने बताया है। और एक छोटी सी न्यूज हमारे पास आई थी कि एक बड़ा नाम पकड़ा गया, उसके बारे में मैंने आपको अपडेट दी है। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा लें।
और अपना पूरा पूरा ध्यान रखें। थैंक यू।